नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी की पिछली कड़ी में आप सबने देखा कि किस तरह आनन फानन में जया की शादी कर दी जाती है। जया अब जब अपने ससुराल आती है तब भी सिद्धार्थ और उसके भाइयों के व्यवहार से वह असमंजस की स्थिति में आ जाती है। शादी की पहली रात में ही जया को घर पर अकेले छोड़ दिया जाता है। सभी जया को अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे, यह जानने के लिए आइए देखते हैं कहानी सास का धोखा पार्ट 2। माँ इतनी रात को इतना सारा मेकअप करके कहाँ गई होंगी, और वो भी इतनी हड़बड़ी में। मुझे किसी ने कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। मेरे पास फोन भी नहीं है कि मैं सबका हाल खबर ले सकूं। आखिर मैं क्या करूं? जया सिद्धार्थ का इंतजार करते करते कब सो गई उसे पता भी न चला। रात के लगभग 2 बजे जब उसकी नींद खुली तो अरे, अभी तक सिद्धार्थ और उनके घर वाले नहीं आए। मैंने तो अपने कमरे का दरवाजा भी खुला रखा है कि जब ये लोग आए तो इन्हें दरवाजा ना खटखटाना पड़े, पर ये लोग तो अभी भी नहीं आए। सारी रात यूं ही अकेली जया सोती जागती रही। उसे बहुत दुख हुआ कि क्या वह अपने पति को पसंद नहीं आई, जो आज सुहाग वाली रात भी वह उसके पास नहीं आया। मोहब्बत भरी बातें भी नहीं की। हालांकि जया देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब सुहाग रात के टाइम भी सिद्धार्थ उसके पास नहीं पहुंचा तो जया का ऐसा सोचना लाजमी था। जया फिर से सो गई। सुबह जब उसकी नींद खुली तो लग रहा है सब लोग आ गए। अरे, सब लोग किस तरह सो रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे इस घर में सुबह उठने का रिवाज ही नहीं है। देखो तो 11 बज चुका है और पूरा घर अभी तक सो रहा है। चलकर देखती हूँ मेरी सासू माँ किस कमरे में सो रही हैं। जया अपनी सास को ढूंढते हुए उनके कमरे में जाती है। माँ जी, उठिए तो सही, देखिए दिन के 12 बज चुके हैं। और ये बताइए सिद्धार्थ जी कहाँ हैं? अरे बहू, सोने दे मुझे, अभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई। जागने के बाद तुझसे बात करती हूँ। देखते ही देखते 2 बज गए। अब सब लोग उठना शुरू किए। जया की सास भी उठकर बाहर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी रात नहीं सोई थी। जया को देखकर वह अपनी नजरें चुराने लगी। क्या बात है बहू, तू आ गई? तूने अपने लिए खाना बनाया या फिर मैं बना दूं? माँ जी, ये सब छोड़िए, ये बताइए सिद्धार्थ जी कहाँ हैं? कल रात से ही मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। बहू, मैं तुम्हारे जज्बात को समझ सकती हूँ, पर क्या करूँ, मेरे बच्चे इतने शरीफ है कि उन्होंने कभी किसी लड़की को नज़र उठाकर देखा तक नहीं। अब यह सिद्धार्थ ही है, इसे तो अभी तक ये नहीं पता कि पहली रात में अपनी पत्नी के कमरे में सोना चाहिए। ऐसा बोलकर जया की सास हंसने लगी, लेकिन जया तो उल्टा और परेशान हो गई। जया की सास इस तरह शरीफी की सफाई दे रही थी जैसे वह मानो कोई बड़ी बात जया से छुपा रही हो। तभी जया का एक देवर वहाँ आता है। भाभी, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें भैया की कमी नहीं खलने दूंगा। भाभी, मैं तुमको एक खुशखबरी सुनाऊं क्या? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? सिद्धार्थ भैया ने तुम्हें अपने पास बुलाया है और मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा उनके पास। खूब मजा आएगा। अपने पास बुलाया है? आखिर वो है कहाँ? भैया तो दूसरे शहर में हैं, उन्हें रात में ही जाना पड़ा, इसलिए तुम्हें वहीं बुलाया है। उनकी कोई कारोबारी मीटिंग थी, तभी जाना जरूरी था। जया का देवर जैसे बहुत खुश था, लेकिन वह सारी बात झूठ बोल रहा था। इसका भी अंदाजा लग रहा था जया को। जया हैरान थी कि उसका पति रातों रात दूसरे शहर कैसे पहुंच गया। अच्छा ठीक है भैया, मैं तैयार होकर आती हूँ, आप मुझे बस 5 मिनट का टाइम दो। जया तैयार होकर आती है तो देखती है कि उसका देवर पहले से ही तैयार खड़ा है। जया उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। भाभी, अब तुम आ गई हो मेरे घर पे, तो हम लोगों का सारा काम बड़ी आसानी से हो जाया करेगा। जया का देवर अजीब अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने सुगंध वाली स्प्रे उसके मुंह पर मार दी। जया को कब नींद आ गई उसे पता भी न चला। वह वही कार में सोती रही। जब जया की नींद टूटी तो मैं कितनी देर से यहाँ इसी गाड़ी में सो रही हूँ, और तो और गाड़ी तो यहीं दरवाजे पर ही खड़ी है। जया हैरानी से इधर उधर देखने लगी। वक्त काफी गुजर चुका था।
अब तो जया को डर भी लगने लगा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अगर मेरा देवर मुझे दूसरे शहर ले गया था तो मेरे पति कहाँ हैं और उन लोगों ने मुझे जगाया क्यों नहीं। जया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसका पति घर से निकलकर उसके पास आने लगा। जया अब और भी हैरान थी कि उसका पति तो घर के अंदर था और वह यहाँ कार में अकेली पड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो जया, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए। आप कहाँ थे? मैंने आपका कितना इंतजार किया। आपका भाई मुझे आपके पास लेकर जा रहा था, लेकिन मैं तो पता नहीं कितनी देर से गाड़ी में पड़ी हूँ। आखिर यह क्या हो रहा है मेरे साथ यहाँ? देखो ना जया, मैं तुमसे मिलने खुद तुम्हारे पास आ गया। अब तुम किसी चीज़ की चिंता मत करो। कल जो तुम्हारे साथ हुआ उसे भूल जाओ। जया का पति उसे बहला फुसलाकर बाहर लाता है और कहता है, लगता है तुम बहुत परेशान हो गई हो। चलो फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शॉपिंग पे ले चलता हूँ। पहले तो जया ने थकावट का बहाना बनाकर न जाने की बात कही, लेकिन सिद्धार्थ लगातार उसे ले जाने की जिद करता रहा। तुम चलो तो सही जया, आज जो भी चीज़ तुम पसंद करोगी वो सब चीज़ तुम्हारी होगी, वादा रहा मेरा। जया अपने पति की बातों से खुश हो गई। दोनों शॉपिंग करने गए। जया ने खूब महंगी महंगी ड्रेस, मोबाइल फोन, जेवर, फ्रूट खरीदे। आज तक जया ने कभी इस तरह की शॉपिंग ना की थी। अब जया बहुत खुश थी। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला और मेरे ऊपर इतना खर्च करने वाला पति मिला है, वरना पति तो अक्सर कंजूस ही होते हैं। आज जया की अपने ससुराल में दूसरी रात थी। उसने सोचा कुछ देर अपनी सास के पास बैठकर बात करूं, लेकिन जब वह अपनी सास के कमरे की तरफ गई तो देखा उसकी सास मेकअप करने में जुटी हैं। वह जल्दी से तैयार होकर गाड़ी में एक अजनबी के साथ बैठकर बाहर चली गईं। माँ इतना बन-ठन कर रात को कहाँ जा रही हैं? और तो और वो अजीब सा आदमी पूरी तरह नशे में लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। माँ जी एकदम जवान लगती हैं। मेरे सारे देवर कोई उनका लड़का लगता ही नहीं, यहाँ तक कि मेरे पति भी। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता करना पड़ेगा। जया यह सब सोच ही रही थी, तभी बगल वाले कमरे से लड़ने की आवाज आती है। जब जया खिड़की से कमरे में झांकती है तो वह दंग रह जाती है। जया के मुंह बोले देवर और पति एक दूसरे के खून के प्यासे थे। सभी के हाथ में कोई न कोई हथियार था। जया बहुत डर जाती है। वह तुरंत अपने मामा, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनको फोन लगाती है और अपने घर की सारी बात बताती है। तो बेटी तुम डरो नहीं, मुझे तो पहले से ही तुम्हारी शादी पर शक हो रहा था, मगर तुम हिम्मत से काम लो, मैं तुरंत तुम्हारे पास आता हूँ। जया डरी सहमी अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। कुछ ही देर बाद उसके मामा फोर्स के साथ वहां पहुंच जाते हैं तो जया अपने कमरे से बाहर निकलती है। जया अपने इंस्पेक्टर मामा को खिड़की पे ले जाती है तो अरे बेटी, ये तो पहाड़ी डाकुओं का गैंग है। पुलिस को इनकी बहुत दिन से तलाश है। शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। तुम अपने कमरे में जाओ, अब मैं इनको सबक सिखाता हूँ। पहाड़ी गैंग, तुम लोगों को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है। अच्छा होगा कि तुम लोग सरेंडर कर दो, वरना सभी के सभी मारे जाओगे। सभी डाकू अपने हथियार सहित पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। डाकुओं से पुलिस पूछताछ करती है तो तुम तो डाकू हो, तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? अब ये नया क्या ड्रामा है? सर, जब हम लोग कहीं डाका डालने जाते थे तो गाड़ी में लेडीज होने से पुलिस हमसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करती थी, इसलिए हम जया का इस्तेमाल करना चाहते थे। जब हम कहीं वारदात करने जाते थे तो हम स्प्रे मारकर जया को गाड़ी में ही सुला देते थे। अच्छा, तभी उस दिन मुझे कार में बिठाकर किसी ने मेरे ऊपर स्प्रे मार दिया था। मामा, इन लोगों ने बहुत गलत किया मेरे साथ। मैंने अपनी उम्र में बस एक ही सपना देखा, जिसको इन लोगों ने मिलकर चकनाचूर कर दिया। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, कभी भी बिना पूरी जांच पड़ताल किए किसी अजनबी पर विश्वास ना करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।